हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन तो लगा पड़ा है, लेकिन कहीं कोचिंग क्लासें कुछ नहीं चल रही हैं। तो दोस्तों, जो अब ये तैयारी करने के सपना लेकर बैठे थे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मैं आपको एक संकेत दूंगा। तो दोस्तों, आज से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का परिचय। आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का जो परिचय है, जब तक मैं ये खत्म नहीं करूंगा, जब तक इसका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जैसे मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का परिचय स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे मैंने उत्तर प्रदेश परिचय लिखा है, इसी प्रकार सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी को मैं आपको परिचित कराऊंगा, बिल्कुल एक संकेत के साथ और एकदम ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक के साथ मैं आपको पूरा करा कर रहूंगा। और दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय, इसमें जैसे कहीं पर झील आएगा, दर्रा, कुछ भी हो, तो इनके लिए मैं अलग से भी बनाऊंगा। और जो मेन उस राज्य के अंदर, जो मेन राज्य के अंदर झील, नदी, नाले जो भी होंगे, वो मैं पहले ऐसे करा दूंगा, परिचय में मैं करा दूंगा। लेकिन इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का जैसे परिचय लिखा है, तो इसी प्रकार मैं सभी राज्यों का परिचय ऐसे कराऊंगा जैसे कि पूरा एक तरफ से, जैसे ये एक पार्ट बनेगा, इसका पूरा वीडियो का एक बन जाएगा ये। और एक वीडियो बनने के बाद, इस वीडियो के बनने के बाद, इसी में उत्तर प्रदेश का जो बचा हुआ सामान है, मटेरियल है, वो सब कुछ मैं इसमें लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो में हर रोज एक वीडियो रोज लाऊंगा, जो भी राज्य होगा, राज्य के परिचय से संबंधित। और चलते हैं, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख करके समझ तो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का परिचय क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक जनसंख्या में एक सबसे बड़ा, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के अंदर पहले नंबर पर आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, जनसंख्या के अंदर पहले नंबर पर आता है, ये तो आप सभी को जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ी लाइट की समस्या आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आ गई, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। चलिए, तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजधानी की। तो राजधानी हर कोई, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राजधानी याद ना करे। सभी राज्य में जो भी रहते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो जब स्टडी करते हैं तो राज्य के साथ साथ राजधानी भी याद करते हैं। ठीक है, तो राजधानी यहाँ पर हमारी हो जाएगी लखनऊ, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को। ठीक है, ये भी आप समझते होंगे और पढ़ा भी होगा। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम, इसका पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत इसका पूर्व नाम था। क्या था? संयुक्त प्रांत इसका पूर्व नाम था। ये पूछ लिया जाता, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो होगा वो होगा संयुक्त प्रांत। ठीक है, बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहां से पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की। जनसंख्या अगर बात करें तो जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ पहुंचने वाली है। और पहुंचने वाली नहीं दोस्तों, है ही 20 करोड़ से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा 19.98 19.98 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? 19 करोड़ 98 लाख। अब ये 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 चल रही है, पूरी 10 साल हो चुकी है, अभी जनगणना हुई नहीं है। जैसे ही जनगणना होगी तो 20 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि 10 साल के बाद जनगणना होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो अब 2021 में हो रही थी, लेकिन कोरोना का ऐसा कहर चला हुआ है कि इस कोरोना में कोई भी काम नहीं हो पा रहे, कॉलेज स्कूल सभी बंद है, कोई भी काम नहीं चल रहा, दुकान सब, बाजार वगार सब बंद पड़े हुए थे। इस वजह से अब ये जनसंख्या नियंत्रण होगी कैसे, यानी कि जो बोलते हैं जनसंख्या काउंटिंग करेंगे कैसे। तो ये है कि लॉकडाउन ठीक हो जाए, लॉकडाउन हट जाए और कोरोना
हट जाए तभी इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे 19.98 करोड़ इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। चलिए बात करें हम इस 19.98 के अंदर, ये 19.98 सभी हैं, बूढ़े औरत और बच्चे सभी यहाँ पर मिलाकर 19.98 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन यहाँ से हम खाली पुरुष की बात करें 2011 के अनुसार, दोस्तों मैं ये जो बता रहा हूँ 2011 के अनुसार ही बता रहा हूँ, 2011 के अनुसार जो पुरुष की जनसंख्या थी वो 10.44 करोड़ थी। 10.44 करोड़ यहाँ पर पुरुष की जनसंख्या थी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी 9.53 करोड़ 9.53 करोड़ जो है वो जनसंख्या थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 19.98 करोड़ जनसंख्या में से 10.44 करोड़ जब पुरुष मिलेंगे तो बाकी तो सभी क्या मिलेंगे, फिर तो यहाँ पर औरतें ही मिलेंगी, यानी महिलाएं मिलेंगी। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 9.53 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। जनसंख्या की घनत्व की बात करते हैं हम। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829, जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। जो घनत्व बोलते हैं आप जानते हैं, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर इतने व्यक्तियों की बसापत होती है। तो इसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, घनत्व के नाम से भी जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगी, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुख्य भाषा तो दोस्तों आप जानते हैं यूपी के अंदर पहली जो भाषा है वो उर्दू है। उर्दू भाषा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और उसके बाद उर्दू बोली जाती है, फिर तो इंग्लिश आ जाती है, बंगाली भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई भाषाएं, लेकिन यहाँ पर दो ही भाषा बोली जाती हैं कि पहले नंबर पर हिंदी आती है, दूसरे नंबर पर उर्दू आती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये 829 था और यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा। मुख्य भाषा ये दो ही है। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है जिला यहाँ पर लिख दिया मैंने 75। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जिले अगर पूछे जाए तो यूपी के अंदर मिलते हैं। 75 जिले जो होते हैं वो यूपी के अंदर होंगे, जो कि अभी तीन जिले तो अभी जल्दी में बने थे, जैसे एक नवेड़ा बना था और एक मेरठ ये गुलाबटी बन गया था। अलग अलग ऐसे ही मतलब 3 राज्य जिले और बने थे। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे बड़ा जिला यहाँ पर मैंने पूछा है। तो दोस्तों यूपी के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है मुझे तो पता नहीं, मैं पहले ही क्लियर कह रहा हूं। और अगर आपको किसी को पता हो तो यूपी के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, क्योंकि मैंने कई बार इंटरनेट पर भी सर्च किया, किताबों में भी देखा, तो 2-3 राज्य ऐसे हैं, 2-3 जिले ऐसे हैं जिनमें आपस में थोड़ा संख्याओं में फर्क है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कौन सा है, क्लियर नहीं पता था इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो आपको ये बताना है। अगर हम बात करते हैं मंडल की, तो मंडल दोस्तों यहाँ पर यूपी के अंदर 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल है पूरी यूपी के अंदर। अब 18 मंडल कौन कौन से ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टडी विद संजय के नाम से, वहाँ पे मैं पिक भेजता ही रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बार से मैं डालता रहता हूँ वहाँ पर भी। और वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप है RRB NTPC एंड ग्रुप डी के नाम से था, लेकिन उस पर मैं ऑल ही तरह के क्वेश्चन डाल देता हूँ, मैथ रीजनिंग जी के जो भी होता है, जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लिखता है मैं उसे डाल देता हूँ। और वहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चे रिप्लाई भी देते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। और टेलीग्राम पे तो मैं PDF वगैरह डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। अब आप जानते होंगे दोस्तों सबसे ज्यादा इस धरती पर जो पशु हैं, पशुओं में सबसे ज्यादा सींग किसके होते हैं? हिरण के होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? यूपी के अंदर। जब जनसंख्या यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है तो हिरणों की भी संख्या सबसे ज्यादा होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि इंसानी जो जनसंख्या वो तो है ही ज्यादा, लेकिन पशुओं में भी जनसंख्या हो सकती है सबसे ज्यादा हिरणों की। तो हिरणों में भी बारहसिंगा जो होता है वो बारहसिंगा सबसे ज्यादा सींग वाला होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है राजकीय पशु बारहसिंगा। याद करने की ट्रिक बता दी है, ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ें तो बारहसिंगा हो जाएगा यहाँ पर राजकीय पशु।
हम बात करते हैं अब राजकीय पक्षी की। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? स्यारस या क्रोच। आपने देखा होगा स्यारस किसे कहते हैं। स्यारस होता है एक बड़ा पक्षी होता है जिसकी लंबी लंबी पतली पतली टांगें होती है और उसकी एक चोंच होती है काफी लंबी जो खाने के काम आती है, तो वही स्यारस होता है। उसे क्रोच भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? क्रोच। क्रोच उसे नहीं बोल करके उस जैसा ही एक और पक्षी होता है। ये नहीं है कि उसी का नाम क्रोच है, नहीं, वो तो स्यारस है ही अलग, बिल्कुल सेम टू सेम उसी आकार का और इतना ही लगभग समान लंबाई चौड़ाई का बराबर का जो है वो क्रोच होता है, जो आपने देखा भी होगा। स्यारस और क्रोच दोनों यहाँ पर राजकीय पक्षी हो जाएंगे। हम बात करते हैं हम राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकलश। ब्रह्मकलश आपने देखा भी होगा, लेकिन मैंने तो नहीं देखा ब्रह्मकलश होता कैसा है, लेकिन यहाँ पर ये पुष्प जो है ब्रह्मकलश के नाम से होता है। ये ब्रह्मकलश ही राजकीय पुष्प है, यूपी का राजकीय पुष्प। चलते हैं आगे, राजकीय चिन्ह की बात करते हैं अब। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। राजकीय चिन्ह है मछली यूपी की। उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। आपने देखा होगा जो दफ्तर वाले बड़े बड़े जो दफ्तरों में कागज होते हैं, उन कागजों में ऐसे करके गोल सा रहता है, उस पर दो मछलियां होती हैं ऐसे, और एक आकार होता है बिल्कुल एक रुपया की तरह, मतलब पूरे पेज के अंदर बीचों बीच में छपा होता है। जैसे कि आप मानते हैं, देखा भी होगा आपने, जो पहले खेत क्या करते थे, जोत बही के नाम से आता था, उसमें देखना तो उसके अंदर ऐसा ही एक आकार होगा जिसमें दो बाल होंगी गेहूं की, और उसमें दो मछली होंगी आमने सामने मुंह किए हुए गोल गोल आकार में, तो वही राजकीय चिन्ह होता आता है हमारा यूपी का मछली। तो ये जो मछली है राजकीय चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यूपी के, और प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री पंडित बल्लभ पंत हो जाएंगे। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? और राजकीय प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू। जो कि ये श्रीमती सरोजिनी नायडू एक महिला थी यूपी के अंदर, प्रथम महिला। लेकिन हम कह नहीं सकते जैसे यूपी बना था तभी वहां पर प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये हो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये याद रखने की चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाते हैं कभी कभी कि पुष्प, पक्षी, पशु, इनमें से पूछ लिया जाता है, या मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछ लिए जाते हैं, या फिर यहाँ से बात करें हम तो जनसंख्या पूछ ली जाती है, और भाषा तो सभी जानते हैं लगभग हिंदी है, और यहाँ से जनसंख्या घनत्व ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं। हम बात करते हैं इधर, तो हमने लिखा है यहाँ पर पर्यटक स्थल। क्या लिखा है? पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल में बात करें तो सबसे ज्यादा मशहूर जो चीज है वो क्या है? ताजमहल। पर्यटक स्थल में क्या है? ताजमहल। पर्यटक स्थल में जो बाहर से यूपी में अगर कोई पर्यटक स्थल देखना आता है, या अंग्रेज हो या कोई भी विदेशी हो या फिर अपने देश का ही क्यों ना हो, तो वो सबसे पहले नजारा देखना चाहता है ताजमहल का, जो कहां पर स्थित है? आगरा में। ये एक मशहूर, इतना मशहूर ताजमहल है जो कि शाहजहां ने अपने मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो ये हिस्ट्री का सवाल आ जाता है कब बनवाया था और क्यों बनवाया था। वहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी राज्य में घुस रहे हैं। अगर वहां जाएंगे तो हिस्ट्री में हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं पर्यटक स्थल में ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है। उसके बाद बात करते हैं सारनाथ, जहां पर सारनाथ कहां पर, जो हुए थे भगवान बुद्ध, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था, वो वहीं के रहने वाले थे, तो वहां से ये सारनाथ आ जाता है। ठीक है, और कुशीनगर, कुशीनगर भी बहुत मशहूर चीज है। और वाराणसी की बात करें जिसका पुराना नाम काशी था, मतलब वाराणसी काशी में है, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां पर मेला भी लगाया जाता है। और इलाहाबाद तो आप जानते ही हैं, इलाहाबाद तो सबसे ज्यादा मशहूर है, जो कि प्रयाग के नाम से है, जो प्रयाग के नाम से है, प्रयाग जो है वो इलाहाबाद है, तो ये भी बहुत ही मशहूर है। रामबाग की बात करें तो रामबाग भी एक बहुत ही ज्यादा मशहूर है, ये भी पर्यटक स्थलों में रखा गया है। ये पर्यटक स्थलों में रखे गए हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल मेन लिखे हैं। ताजमहल, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, रामनगर, रामबाग। ये ताजमहल आगरा लिख दिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे शहर लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है मंदिरों की, जहाँ पर लोग
अक्सर देखने के लिए आते हैं। आगरा में तो सबसे ज्यादा आते ही हैं। ताजमहल को देखते हैं, वहां पर अकबर का मकबरा भी देखते हैं, वहां पर सिकंदर का मकबरा जो बना हुआ है वो भी देखते हैं। बहुत ऐसी मशहूर चीजें हैं। ठीक है, बात करें हम जनजातियां, यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातियां जो मुख्य हैं, मेन है, वही मैंने यहाँ पर लिखी है। जनजाति कितनी है, जैसे कौन कौन सी है, एक थारू हो जाएगी, भोटिया हो जाएगी, जौनसारी, खरवार, सौका, बुक्सा, राजी, बनरौत, माहीगीर। ये मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं, वही यहाँ पर मैंने जनजातियां लिखी हैं। पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि भोटिया पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में बोल देगा कि भोटिया जनजाति किस राज्य की है। तो वहां पर ऑप्शन में होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपको क्या बताना, उत्तर प्रदेश बताना होगा। भोटिया पूछ ले, या फिर ऐसा भी कह देता है कि इन चारों में से जो 4 ऑप्शन थे, इनमें से 3 को रख देगा और एक अलग कर देगा। बोलेगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा, उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो चारों में से एक नहीं है, तो वह आपको पहचान करनी होगी। तब तो ये आपको चारों ये सभी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये भोटिया, थारू, जौनसारी, खरवार, सोका, बुक्सा, राजी, बनरौत, माहीगीर, ये सब जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं जो मेन है। चलिए हम बात करते हैं वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार सबसे ज्यादा और सबसे मशहूर और सबसे पुराना यूपी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वन्य जीव विहार के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि वाराणसी में चंद्रप्रभा विहार भी इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बाद आने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा मशहूर वन्य जीव विहार है। दूसरे नंबर का है ये वन्य जीव विहार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं जो कि सबसे ज्यादा मशहूर हैं। जो बचे होंगे मैं उनको अलग एक वीडियो में, जैसे ये लिखा है वन्य जीव विहार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, तो सभी को मैं एक वीडियो में डाल दूंगा। इसी प्रकार जैसे ये आ गया झील, झील की बात करें, मुख्य झील कौन कौन सी है, प्रमुख झील है। ठीक है, ये हमने कर लिया। प्रमुख झील की बात करें तो गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील, पुनाताल झील आदि। तो मैंने यहाँ पर 3-4 जो झील लिखे हैं, जो मशहूर झील है, वही झील लिखी है। झील तो आप सभी जानते होंगे, जो पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसे बांध के रूप में रखते हैं, तो वही होती है। गोखुर झील सबसे ज्यादा मशहूर है उत्तर प्रदेश के अंदर। गोखुर झील बड़ी झील है, भीमताल झील भी है, और रूपकुंड झील, चंदेला झील, पुनाताल झील आदि, ये सब उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो में बस ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए बस इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा। और जो यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूर्व दिशा में कौन कौन से जिले लगते हैं, हरियाणा से कौन कौन से जिले लगेंगे, महाराष्ट्र से कौन कौन से लगेंगे, राजस्थान से, उन जिलों को भी मैं यहाँ पर लिखूंगा। बिल्कुल वहां पर एक तरफ राज्य लिख दूंगा और उनके सामने जिले लिख दूंगा, जो जिले लगे हुए हैं। जो 75 जिले हैं, सभी जिलों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। 75 जिलों के बारे में भी बात करेंगे, कौन से जिले में क्या चीज मशहूर है। और जितने भी हमारे जो शोध संस्थान है यूपी के अंदर, वो भी हम एक तरफ कवर करेंगे। सीमाओं को भी कवर करेंगे कि किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगी हुई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कंप्लीट ही देखने के बाद आपको ये शेयर जरूर करनी है, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। और जो इसका पार्ट 2 होगा मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा। आज मैं वीडियो डाल रहा हूं और कल दूसरा पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूपी के अंदर जो मेन क्वेश्चन बचेंगे, वो फिर मैं तीसरे पार्ट के लिए सोचूंगा, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। पार्ट 2 में ही शॉर्ट में लाऊंगा बहुत जल्दी और सभी को समझा दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का परिचय का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।